कुछ चीज़ें अकड़ की वजह से नहीं, आत्मसम्मान की वजह से छोड़नी पड़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियोस करेंगे हम 28 सितंबर के करंट अफेयर पे। देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 16 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और देखिए, अब तक के जितने भी मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ हैं सबको मैंने शेयर कर दिया है टेलीग्राम चैनल में, क्योंकि कल मैंने कहा था कि अगर आप लोग कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, मैंने कहा था कि अगर आप लोग सही उत्तर देंगे इसका तो मैं आपको सारी पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उन सभी पीडीएफ को यानी कि सभी मंथली करंट अफेयर के पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको पढ़ डालिए, जिससे आपके आगामी परीक्षाओं में जो है आपको हेल्प सहायता मिलेगी। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। देखिए, आज के करंट अफेयर सेशन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के मीठा खीरे यानी कि स्वीट कुकुम्बर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया। तो देखिए, अभी हाल ही में नागालैंड राज्य के मीठा खीरे को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और देखिए, नागालैंड के इस मीठा खीरे की खास बात यह है कि ये बहुत ही स्वीट होता है और ये अनोखे हरे रंग का दिखता है। इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। और देखिए, मीठा खीरे के अलावा इसके पहले नागालैंड के पेड़ टमाटर जिसका नाम था टैमारिल्लो, इसको और साथ में प्रसिद्ध नागा राजा मिर्च को भी जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सबसे खास बात याद रखनी है कि रिसेंटली बयाली में नागालैंड राज्य के मीठा खीरे को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। देखिए, नागालैंड की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है इनका नाम क्या है, नेफ्यूरियो, और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। और देखिए, नागालैंड जो राज्य है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और आइए थोड़ा सा हम नागालैंड को देख लेते हैं मैप में। देखिए, ये भारत का मैप खुला हुआ है, ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है भारत का। तो इसी में आपको मिलेगा नागालैंड। मैप को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। मैप हमारा जूम हो चुका है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट आपका जो पिंक वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपका नागालैंड है। और आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड जो है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं म्यांमार यानी कि बर्मा के साथ लगती हैं और राष्ट्रीय सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के साथ में लगती हैं। अगला प्रश्न है कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो फार्मूला वन रेस था इसको किसने जीता है। तो देखिए, जो आपका रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 यानी कि रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का फार्मूला वन रेस था, इसको जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और आपको बताना चाहिए कि लुइस हैमिल्टन जो है ये ब्रिटेन की निवासी हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि लुइस हैमिल्टन किस देश के निवासी हैं, तो ये ब्रिटेन के निवासी हैं और ये जो है मर्सिडीज के जो है ड्राइवर हैं, ठीक है। कौन कौन सा फार्मूला वन रेसर कौन सी गाड़ी चलाता है ये भी याद रखना आपको, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। याद रखना है, लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं और इन्होंने भी हाल ही में फार्मूला वन रूसी ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया यानी कि जीत दर्ज की। और ये इनके करियर की 100वीं ग्रैंड प्रिक्स जीत भी है और ये हैमिल्टन की इस सीजन की 5वीं जीत भी थी, यानी कि 2021 में उन्होंने ये 5वां जीत दर्ज किया फार्मूला वन रेस का। और देखिए, इसी रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 में जो आपके मैक्स वर्स्टप्पन है जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं, नीदरलैंड के निवासी हैं, ये दूसरे स्थान पर हैं। और जो आपके स्पेन के कार्लोस सैंज जूनियर हैं जो कि फरारी के ड्राइवर हैं, ये इस प्रतियोगिता में जो है तीसरे स्थान पर रहे थे। तो पहले, दूसरे, तीसरे तीनों का मैंने बता दिया है। और तीसरा प्रश्न आज का है कि अभी हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। तो देखिए, राजस्थान राज्य के सोजत मेहंदी को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। देखिए, यहाँ पर राजस्थान की बात हो रही है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। जितने लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनको भी स्पेशल गिफ्ट मिलेगा मेरे तरफ से। तो जल्दी से बताइए राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। अब ये हम बात कर रहे हैं राजस्थान के सोजत मेहंदी की। देखिए, सोजत मेहंदी को जो है भौगोलिक संकेतक दर्जा मिलने के बाद अब कोई भी व्यक्ति इसका जो है अन्य नाम से जो है इसको नहीं बेच सकेगा, ठीक है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को अगर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है एक विशेष क्षेत्र में उत्पादित होता है, विशेष राज्य में, विशेष क्षेत्र में, विशेष शहर में। तो उसको वहाँ का भौगोलिक संकेतक टैग इसलिए दिया जाता है ताकि उसको थोड़ा सा नेम और फेम मिले और उसका जो ट्रेड है वो थोड़ा सा बढ़े, यानी कि उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाए। देखिए, राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जो गवर्नर है इनका नाम है कलराज मिश्रा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को हम क्या कहते हैं, पिंक सिटी, ठीक है, यानी कि गुलाबी शहर।
और जयपुर जो है यहाँ सॉरी राजस्थान जो है इसकी पॉपुलेशन है 6.89 करोड़। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं अशोक गहलोत जी, ठीक है। और राजस्थान देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कितने लोगों को ये चीज़ पता था, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। नहीं पता है तो आज के बाद याद कर लिए। कभी भी बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य की, तो आपको राजस्थान पता होना चाहिए। और अगर पूछे कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। और राजस्थान जो है देखिए अपनी सीमा किससे बना रहा है, देखिए इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बन रही है। और इसकी राष्ट्रीय सीमा देखिए बगल में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पे देखिए आपका हरियाणा, फिर पंजाब, ठीक है। तो इन सभी की सीमा जो है राजस्थान के साथ लगती हैं। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे वायुसेना का नया उप प्रमुख बनाया गया। तो देखिए इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख बनाए गए हैं एयर मार्शल संदीप सिंह। और 22 दिसंबर 1983 को जो है लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में एयरफोर्स में ये शामिल हुए थे। और जो आपके एयर मार्शल संदीप सिंह है, ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में जो है इनका जन्म हुआ था। ये मध्य प्रदेश के उज्जैन से संबंधित है, ठीक है। और पांचवा प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाता है। तो देखिए विश्व पर्यटन दिवस को हम 27 सितंबर को मनाते हैं। और जो 2021 है इसके लिए जो विश्व पर्यटन दिवस है, इसका विषय यानी कि थीम रखा गया है समावेशी विकास के लिए पर्यटन, यानी कि टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। और देखिए 1980 के बाद से विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को दुनिया भर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। छठवां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को 2021-22 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए अभी हाल ही में देवव्रत मुखर्जी को जो है 2021-22 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दूं जो आपका ABC यानी कि ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है, ठीक है। तो ये एक गैर लाभकारी संचलन लेखा परीक्षा संगठन है। और ये भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशकों के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षण कराता है। और देखिए जो आपका ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन किया और उसको संबोधित भी किया। देखिए आपको ये चीज़ जान के हैरानी होगी। आपको बस इतना ही याद होगा कि अमित शाह क्या है, भारत के गृह मंत्री हैं। लेकिन एक चीज़ और याद कर लीजिए कि अमित शाह जी जो है भारत के गृह मंत्री तो हैं ही, ये भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं, ठीक है। और इसीलिए इन्होंने इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को जो है संबोधित किया। और उसका मतलब इस सम्मेलन का उद्घाटन भी इन्होंने किया था। और देखिए जो ये सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन जो है इफ्को, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ और अमूल, सहकार भारती, नेफेड और क्रिबको और सभी सहकारी समितियों के दौरान संयुक्त रूप से किया गया था। आठवां प्रश्न आज का है कि विश्व नदी दिवस कब मनाता है। तो देखिए विश्व नदी दिवस को हम 26 सितंबर को मनाते हैं। और आपको बता दूं 26 सितंबर को मनाते नहीं है, 26 सितंबर को मनाया गया 2021 में। क्यों, इसका एक कारण है। देखिए विश्व भर में नदियों के समर्थन, संरक्षण और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए 2005 से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है सितंबर महीने के चौथे रविवार को। तो इस बार सितंबर महीने का जो चौथा रविवार था ये 26 तारीख को पड़ा था, इसलिए 26 तारीख को हमने विश्व नदी दिवस मनाया। ये चीज़ याद रखना है। देखिए एग्जाम में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कुछ ऐसे जो दिवस होते हैं जो डे वाइज बनाए जाते हैं, मतलब एक विशेष दिन के मतलब तारीख निश्चित नहीं होती है, एक विशेष दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया कि 26 सितंबर को हमने विश्व नदी दिवस मनाया है, लेकिन ये डेट डिफाइंड नहीं है, ये अगले साल परिवर्तित भी हो सकती है। अगले साल जब भी जो है सितंबर महीने का जिस दिन भी जो है चौथा रविवार पड़ेगा उसी तारीख को मनाया जाएगा विश्व नदी दिवस। तो ये हर साल परिवर्तित होती है, इस साल हमने 26 सितंबर को बनाया। देखिए 2021 का जो विश्व नदी दिवस है इसका विषय है हमारे समुदायों में जलमार्ग, यानी कि वाटर वेज इन आवर कम्युनिटीज। नवा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस को हम मनाते हैं 26 सितंबर को। और 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ ने 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा की थी।
आपको बता दूं, जो आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ है, तो फेडरेशन के द्वारा इस दिन की शुरुआत 2011 में इसी दिन इंडोनेशिया में हुई एक बैठक के दौरान की गई थी। और 10वां प्रश्न आज का है कि परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कब मनाया जाता है। तो देखिए, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस को हम 26 सितंबर को हर साल मनाते हैं। और इस दिवस को हर साल संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उसके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अगला है कि हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के कितने विकलांग उम्मीदवारों को हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया। तो देखिए, टोटल 75 लोगों को इस बार जो है हुनरबाज पुरस्कार दिया गया है। देखिए, इस पुरस्कार समारोह का जो आयोजन है हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती अंत्योदय दिवस के मनाने और आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में किया गया था। 12वां प्रश्न हमारा है कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया। देखिए, आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न दे रहा हूं जिसको मतलब एक तरीके से कहा जाए जो पेपर में मान के लिए छप चुका है आगामी परीक्षाओं में, और ये आपको छपा छपाया पेपर मिलेगा, मतलब पेपर में छपा मिलेगा। आप मुझे उस समय याद भी करेंगे मुस्कुरा के कि सर ने इंपॉर्टेंट बताया था। देखिए, ये प्रश्न आपका जो है न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को पीएम मोदी ने कब संबोधित किया। तो इन्होंने 25 सितंबर को संबोधित किया था। ये तिथि याद रखेंगे तो आपको 1 नंबर एग्जाम में मिल जाएगा। और इसके साथ में यह रखिएगा कि देखिए, पीएम मोदी ने इसके पहले 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था और अब जाके 2021 में किया है। तो याद रखिएगा 25 सितंबर 2021 को पीएम मोदी ने अभी हाल ही में अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस क्रम के 76वें सत्र को संबोधित किया। ये सत्र का जो क्रम होता है इसको भी याद रखेंगे तो आपका 1 नंबर और फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। देखिए, पीएम मोदी ने जो है जब संबोधित किया तो उस समय क्या क्या कहा। कुछ कई ऐसी चीजें होती हैं जब कोई भी बड़ा नेता संबोधित करता है तो एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछ लेता है। तो ध्यान सुनिएगा क्या कहा इन्होंने। देखिए, अपने संबोधन में पीएम मोदी ने वैश्विक मुद्दों जैसे कि कोविड-19 महामारी, अफगानिस्तान और चरमपंथ पर ध्यान केंद्रित करने वाले आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता और संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बात की। और पीएम मोदी ने अपने संबोधन में चाणक्य, किसकी, चाणक्य जिसको कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, और दीनदयाल उपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर का जो है आह्वान किया। तो इन 3 महापुरुषों का नाम इन्होंने लिया था, किसका किसका, चाणक्य का, दीनदयाल उपाध्याय का और रविंद्रनाथ टैगोर का। ये भी एग्जाम में पूछा सकता है तो इसको याद रखिएगा। 13वां प्रश्न आज का है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका का निधन हो गया। तो देखिए, ये महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका आपकी थी कमला भसीन। याद रखिएगा कमला भसीन कौन थी, भारत की एक महिला अधिकार कार्यकर्ता और राइटर यानी कि लेखिका थी। इनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जो भारत की ये प्रसिद्ध महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका कमला भसीन थी, इनका कैंसर से जूझते हुए हाल ही में निधन हुआ है। इन्होंने 1970 के दशक में विकास के मुद्दों पर काम करना शुरू किया और इनका काम लिंग यानी कि सेक्स, शिक्षा यानी कि एजुकेशन, मानव विकास और मीडिया पर केंद्रित था। देखिए, ये प्रसिद्ध कवि और लेखक थीं और इन्होंने विशेष रूप से लिंग सिद्धांत और नारीवाद पर कई किताबें भी लिखी। इन्होंने मतलब इसमें जो है कई का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है, यानी कि कई सारी किताबें हैं जिनकी 30 से अधिक भाषाओं में जो है ट्रांसलेट उनको करके जो है मार्केट में बेचा जा रहा है। और इनका एक वीडियो अभी देखा होगा आपने सोशल मीडिया पे, स्पेशली फेसबुक पे। इन्होंने जो है रेप के बारे में क्या कहा है, रेप के बारे में इन्होंने कहा है कि रेप करने वाला जो होता है वो अपराधी होता है। रेप करने से जो रेप करता है उसकी इज्जत जाती है, हमारी इज्जत नहीं जाती है, यानी कि महिलाओं की इज्जत नहीं जाती है। और इनका एक स्टेटमेंट उसमें आपने देखा होगा आमिर खान के साथ ये जो है मतलब वार्तालाप करती हैं, कहती हैं कि ये जो है एक तरीके से कहा जाए रूढ़वादिता है, पितृसत्तात्मक विचार है कि किसी भी महिला की जो इज्जत होती है उसकी योनि में होती है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि किसी महिला ने इतना खुलकर बोला इस पर। तो इसमें मतलब इसको आप सर्च भी कर सकते हैं इनके बारे में, यूट्यूब पे इनके वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। 14वां प्रश्न है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। तो ये अमाउंट अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में 1 नंबर मिल जाएगा।
देखिए ये टारगेट है 2000 अरब डॉलर का। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दो लाइन समझाऊंगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या होता है, यानी कि आयात और निर्यात क्या होता है। देखिए एक शब्द है क्या, आयात। आयात का मतलब कहीं से आया, ठीक है। और निर्यात का मतलब जान लीजिए शॉर्ट में, कभी नहीं बोलेंगे। निर्यात का मतलब हो गया कहीं गया, ठीक है। तो आयात किसी देश से करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, आया, यानी किसी देश से कुछ मंगाना आयात हो गया। और अगर हम अपना माल किसी दूसरे देश में बेच रहे हैं तो उसको हम निर्यात कहते हैं, ठीक है। निर्यात को अंग्रेजी में हम एक्सपोर्ट कहते हैं और आयात को हम अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। तो अपने भारत में जितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, जितने माल बन रहे हैं, तो उनका जो वैल्यू है 2000 अरब डॉलर, ठीक है। तो इतना जो है मतलब करने का लक्ष्य रखा गया है कि हम माल को प्रोड्यूस करेंगे और उसको बेचेंगे विदेश में, यानी कि निर्यात करेंगे विदेशों में 2000 अरब डॉलर के माल को, ठीक है। तो ये टारगेट है 2030 तक का। साथ में फिर से सुनिए कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2030 तक टोटल 2000 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा है। और 15वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने नए प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में भारत की वनस्पतियों में कितने नई प्रजातियों को जोड़ा है। तो देखिए इन प्रजातियों की संख्या 267 है। देखिए भारत के वनस्पतियों की नई खोज में बीजीय पौधों की 119, कवक यानी कि फंजाई की 57, लाइकेन की 44। देखिए लाइकेन होता क्या है, लाइकेन जो है ये एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है फंगस यानी कि कवक का और किसका, एल्गी यानी कि जो शैवाल होते हैं, ठीक है। तो एल्गी प्लस फंजाई मिलकर क्या बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं। जो बांटने वाले होंगे उनको पता होगा, जो बांटने वाले नहीं हैं उनको भी मैंने बता दिया, उनको भी नहीं भूलेगा। ये प्रश्न बायोलॉजी का है, एग्जाम में पूछा गया है कि लाइकेन जो होता है ये किसका एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। तो लाइकोन में जो लाइकेन में क्या करते हैं, एल्गी यानी कि जो कवक शैवाल होते हैं, ये फंजाई यानी कि कवक के साथ मिलकर जो है सिम्बियोटिक रिलेशन बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, भोजन देते हैं, साथ में रहते हैं और ये एक नई संरचना लाइकेन का निर्माण करते हैं। कौन, फंगस और एल्गा, ठीक है। तो लाइकेन की 44, शैवाल की 21। शैवाल को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। और सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की 18, ब्रायोफाइट्स की 5 और फर्न सहयोगी की 3 प्रजातियां शामिल हैं इन 267 नई वनस्पतियों में, ठीक है। तो 267 नई वनस्पतियां खोजी गई हैं, इनको ऐड किया गया है भारत की वनस्पतियों में। देखिए जो ये संस्था है बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, देखिए जितने भी संस्थान हैं प्रमुख संस्थान उनका मुख्यालय पूछा जाता है एग्जाम में। तो जो बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये आपका कहाँ पे है, कोलकाता में स्थित है इसका हेडक्वार्टर, और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई थी। देखिए कुछ और प्रमुख संस्थान हैं जिनके बारे में आपको बता रहा हूँ, वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, जो बार बार पूछे गए हैं तो उसको याद रखिएगा। देखिए एक संस्था है NBRI यानी कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये आपका कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ में ही आपका एक और संस्था है CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये भी आपका लखनऊ में ही स्थित है। और लखनऊ में एक संस्थान है CMAP, ये भी स्थित है। और देखिए बात करें कानपुर की, तो कानपुर में आपका स्थित है NSI यानी कि नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट यानी कि राष्ट्रीय शर्करा संस्था, ठीक है। तो ये कानपुर में स्थित है। और कानपुर में एक संस्था है IIPR, हमें लगता है कि ये कोई भी ऐसा पेपर नहीं है यूपी का जिसमें ये ना पूछा गया हो। IIPR का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ठीक है, यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। तो ये स्थित आपका है कानपुर में। अगर आप कानपुर के निवासी है तो आपको पता होगा कितने लोग कानपुर से, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए कानपुर में जब आप कल्याणपुर और यूनिवर्सिटी के बीच में जाएंगे, मतलब जो कानपुर विश्वविद्यालय है और कल्याणपुर स्टेशन है दोनों के बीच में ये पड़ता है आपका, इस सड़क के जस्ट इस साइड में, ठीक है। तो इधर यूनिवर्सिटी है, इस साइड में आपका पड़ गया IIPR, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो IIPR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च यानी कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, ये आपका कानपुर में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सारे संस्थान याद रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, और बाकी और भी संस्थान जो होंगे मैं उसको अपडेट करते रहूँगा। 16वां प्रश्न है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो देखिए T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बन गए हैं,
इन्होंने 26 सितंबर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ जारी मैच में ये इतिहास बनाया, यानी कि 10,000 रन कंप्लीट किए। और जो विराट कोहली हैं ये T20 फॉर्मेट में 10,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। देखिए विश्व क्रिकेट की बात करें, देखिए ये भारत के पहले हैं, विश्व के नहीं, ठीक है। ये विश्व के ऐसे 5वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किए हैं T20 क्रिकेट में। इनसे पहले वेस्ट इंडीज़ के क्रिस गेल और कीरोन पोलार्ड, पाकिस्तान के शोएब मलिक और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ये कारनामा कर चुके हैं। तो इनसे पहले 4 लोग ऐसा कर चुके हैं। ये 5वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन कंप्लीट किया है और ये भारत के ऐसे पहले क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 10,000 रन कंप्लीट किए हैं। तो क्रिकेट से जुड़ा कोई भी रिकॉर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, उसको नोट कर लिया कीजिए, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला प्रश्न आपके लिए आज के क्वेश्चन नंबर का कि हाल ही में भारत सरकार ने आभासी माध्यम से पहली बार भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता की जो मेजबानी थी, तो इस वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया था, बताइए। देखिए कोई भी सम्मेलन अगर पहली बार आयोजित हो रहा है तो उसके बारे में जितने फैक्ट होते हैं सब याद किया कीजिए। देखिए तुक्का मारने और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक का प्रयोग करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर किसी भी चीज़ में सफलता चाहिए तो उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज रखिए। यहाँ बात हो रही है भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसुलर वार्ता की, तो ये पहली वार्ता थी भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। तो इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आप कल का वीडियो देखिए, उसको रिवाइज कर डालिए। इस वार्ता में भारत का लीडरशिप किसने किया था। दूसरा प्रश्न है आज के क्वेश्चन अपडेट का कि हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल, प्रारंभिक बचपन, शिक्षक और वयस्क शिक्षा के लिए नए पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे, आंसर बताइए। और कंजूसी मत कीजिएगा, जो लोग लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर देंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और तीसरा प्रश्न आपका है आपके लिए कि हाल ही में किसी ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया, बताइए। चौथा कि हाल ही में RBI के द्वारा मास्टर कार्ड पर नियामक प्रतिबंध के बाद यस बैंक ने अपने ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है, बताइए। और आपके लिए पांचवा प्रश्न कि हाल ही में फेडरल बैंक ने मोबाइल फर्स्ट क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। लेकिन का पहला प्रश्न था कि 25 सितंबर को किसकी जयंती को चिन्हित करने के लिए हर साल अंत्योदय दिवस मनाता है, तो देखिए ये व्यक्ति है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और दूसरा था कि द फ्रैक्चर्ड हिमालय हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको लिखा है निरुपमा राव ने। और तीसरा था कि द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया पुस्तक को किसने लिखा है, तो इसको विजय गोखले ने लिखा है। चौथा था कि विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाता है, तो ये 25 सितंबर को मनाता है। पांचवा था कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक किस राज्य के कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप की मेजबानी की जाएगी, तो जो कलिंगा स्टेडियम है हर हालत में याद रखना है ये ओडिशा में स्थित है, ठीक है। कलिंगा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में। और यहाँ पर 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक क्या होगा, पुरुष हॉकी जूनियर विश्व कप का जो है आयोजन किया जाएगा। और इसको याद रखिए 1 नंबर अगर आपको पाना है तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।